डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के स्टार्ट करने से पहले कि पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनस करेक्टरिस्टिक्स पैटर्न्स ऑफ फीलिंग्स एंड थॉट्स, यानी किसी भी इंसान के सोचने का अंदाज़, उसके महसूस करने का अंदाज़, उसकी पर्सनालिटी की खसूसियात, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मिलकर पर्सनालिटी बनाती हैं। अब खसूसियात क्या होती हैं? खसूसियात का मतलब है ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब है कि लाइक एक बंदा जो है वो अग्रेसिव है तो हम कहते हैं ये उसकी पर्सनालिटी की खसूसियत है। वो बात बात पर झगड़ता है, ये भी उसकी पर्सनालिटी की खसूसियत है। वो जल्दी गुस्से में आ जाता है, ये भी उसकी पर्सनालिटी की खसूसियत है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मिलकर एक पर्सनालिटी, यानी बंदे की, किसी भी बंदे की जो उसकी खसूसियात हैं, उसकी फीलिंग्स का स्टाइल है, उसके थॉट्स के पैटर्न या स्टाइल है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मिलकर पर्सनालिटी बनाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। इससे पहले कि हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर को देख लेते हैं कि ये होता क्या है। हम सब की कोई ना कोई पर्सनालिटी है, लेकिन कुछ लोगों की पर्सनालिटी में ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो ना सिर्फ खुद बल्कि दूसरे भी दिक्कत और परेशानी महसूस करते हैं, चाहे उस बंदे को पता हो या ना पता हो। मसलन अगर आप देखें कि किसी पर्सन में कोई मतलब अग्रेशन है, तो उसको बेशक पता ना हो कि यार मैं फ़जूल में गुस्सा करता हूँ या मैं फ़जूल में, लेकिन उसकी पर्सनालिटी में अग्रेशन है, वो अपने आप को ठीक समझ रहा होगा। तो ये अनकॉन्शियसली भी होते हैं, इसलिए इसको जो है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक ग्रुप ए, एक ग्रुप बी, एक ग्रुप सी। जब हम DSM-5 या DSM-4 TR की बात करते हैं तो उसमें इन ग्रुप्स को क्लस्टर्स का नाम दिया गया है, यानी क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात जहाँ तक है तो वो क्लस्टर बी का हिस्सा है। अब क्लस्टर बी में हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी के अलावा भी 3 डिसऑर्डर पाए जाते हैं, जिनमें बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर शामिल है। आज के लेक्चर में हम चूँकि हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बॉर्डरलाइन या नार्सिसिस्टिक या एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अच्छा जी, अगर मुझे कोई ये कहे कि हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को मैं जस्ट अ सिंगल वर्ड, एक ही लफ्ज़ में मैं बयान करूं, तो मैं कहूँगा कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। इस तमाम पर्सनालिटी डिसऑर्डर का लुब्बे लबाब ये है कि पेशेंट जो होता है वो अटेंशन चाहता है, वो चाहता है कि लोगों का ध्यान उस पर हो, लोग उसकी तरफ देखें, उस पर तवज्जो दें, उसकी बात सुनें। अटेंशन, वो जितने भी जो है वो बिहेवियर कर रहा होता है, जितने भी काम कर रहा होता है, वो हम आगे चल के पढ़ते हैं क्राइटेरियाज़ में कि वो इस डिसऑर्डर का जो पेशेंट है वो क्या क्या करता है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि वो जितने भी काम कर रहा होता है वो सारे के सारे सिर्फ इसलिए होते हैं कि उसको ध्यान दिया जाए, उसको ध्यान मिले, वो फोकस ऑफ द अटेंशन हो, वो कंसंट्रेशन का महवर हो। तो जब हमने ये, तो मैंने आपको एक सिंपल इन लेमन टर्म्स आपको बताया कि ये जो है ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है एंटी सोशल हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट का। लेकिन जब हम इसको डायग्नोस करेंगे तो डायग्नोस करते वक्त हमने DSM-5 में मौजूद 8 क्राइटेरियाज़ में से 5 क्राइटेरियाज़ को लाजमी जो है वो मीट करना पड़ेगा हमें। तो ये क्राइटेरियाज़ भी हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडिकेटेड बाय 5 और मोर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी, जो आपके पास 8 क्राइटेरिया हैं उनमें से 5 या ज़्यादा, 5 कम से कम 5 का होना जो पेशेंट में ज़रूरी है। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? इज़ कंफर्टेबल इन सिचुएशंस इन विच ही और शी इज़ नॉट द सेंटर ऑफ अटेंशन। यानी ऐसी सिचुएशन में अगर ये कोई भी हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी का जो शख्स है वो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर उसको अटेंशन ना दी जा रही हो, वहाँ पर बहुत जो है वो अनकंफर्टेबल फील करता है, परेशानी फील करता है, ठीक है, सुकून महसूस नहीं कर रहा होता। मसलन आपने देखा होगा शादी ब्याह में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक साइड पे ऐसे मुंह बना के बैठे हुए होते हैं। और अक्सर शादियों में अगर आप चूँकि फैमिली में देखें तो अक्सर शादियों में आपको पता चलेगा कि वही बंदा जो है वो बार बार आपको और शादी में ऐसा ही नज़र आ रहा है कि वो मुंह बनाकर बैठा हुआ है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें
अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की खसूसियात पाई जाती हैं। उसके अंदर वो अटेंशन सीकिंग का जो एक बिहेवियर है उसकी नीड पाई जा रही होती है और उसको लग रहा होता है कि मुझे जितनी अटेंशन दी जानी चाहिए थी उतनी अटेंशन जो है वो नहीं दी जा रही होती। तो ये पहला क्राइटेरिया है कि ऐसा बंदा ऐसी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील करता है जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा अटेंशन जो है वो ना दी जा रही हो। आपने अपने इर्द गिर्द देख लेना है। अब आप कहीं भी किसी भी शादी पे जाएं तो आपने गौर करना है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो हर शादी में मुंह बना के साइड पे बैठा हुआ होता है। तो आप समझ जाएंगे कि इस बंदे के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी की जो एक खसूसियत जो है वो पाई जा रही है। अच्छा जी, दूसरा क्राइटेरिया है interaction with others is often characterized by inappropriate, sexually seductive or provocative behavior। इनका बेसिकली ये सेक्सुअल या फ्लर्ट टाइप के बिहेवियर पर ज़्यादा जो है वो इनका बिलीव होता है। दूसरों को सेक्सुअल टाइप की बातों से लुभाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर ये लोग बातों में सेक्स करते हैं। जब असल में सेक्स करने की बात आती है तो इनकी जो इम्पोर्टेंसी जो है वो ये नहीं कर पाते, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बाज़ औक़ात अगर कोई फ़ीमेल जो है वो इस तरह के बिहेवियर में या इस तरह के डिसऑर्डर में, हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी के डिसऑर्डर में जो वो मुब्तला है, तो सम टाइम जो वो सेक्सुअल किस्म की जो कन्वर्सेशन हो रही होती है उनकी, तो वो बड़ी अच्छी तरीके से, बड़े ज़ोरों शोर से, बड़े हॉट तरीके से कर रही होती हैं। लेकिन जब असल में सेक्स करने की बारी आती है तो उनको ऑर्गेज़म ही नहीं होता। ऑर्गेज़म मीन्स आपने DSM में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में पढ़ा होगा कि पीक पॉइंट ऑफ द प्लेयर, जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो पार्टनर करते हैं तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में एक ऐसा टाइम आता है एट द एंड ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स एक पीक पॉइंट आता है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्लेयर फील होता है। तो उस किस्म के जो उसको हम ऑर्गेज़म कहते हैं बेसिकली इन फीमेल। तो उस ऑर्गेज़म को जो है वो अचीव ही नहीं कर पाती, लेकिन बातों में तो वो बहुत ज़्यादा सेक्स कर रही होती है। इसके अलावा जो लोग, जो बंदे, जो मेल नज़र आते हैं जो बातों में बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को सेक्सुअल शो कर रहे होते हैं, लेकिन इनफैक्ट जब असल में सेक्स करने की बारी आती है तो उनको इरेक्शन ही नहीं होती। तो इनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त एक लाइन लिखी गई है, दे आर हॉट इन कन्वर्सेशन बट कोल्ड इन बेड। यानी वो बातों में तो बहुत ज़्यादा हॉट किस्म का सेक्स करेंगे, अपने आप को इंडल्ज करेंगे, अपने आप को बहुत हॉट शो करेंगे, लेकिन जब इनफैक्ट जब बारी आती है सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होने की तो दे आर ज़ीरो। अच्छा जी, तीसरा क्राइटेरिया जो है दैट इज़ डिस्प्ले रैपिडली शिफ्टिंग एंड शैलो एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस। ऐसे लोग अक्सर किसी के साथ दुख भी बांटने जाएं तो अगले बंदे को फील हो रहा होता है कि ये ऊपर से जो है ये मेरा दुख बांट रहा है, मुझे हौसला दे रहा है। शैलो किस्म के एक्सप्रेशंस होते हैं इनके, खाली से एक्सप्रेशन होते हैं इसके। अगले बंदे को फील होना शुरू हो जाता है कि ये जस्ट जो है वो अपर सरफेस से जो है वो मुझे हौसला दे रहा है या तसल्ली दे रहा है, जबकि ये दिल में जो है वो मेरे साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। इसका जो अंदर है वो मेरे लिए बिल्कुल भी दुखी नहीं है, लेकिन जस्ट ये शो ऑफ कर रहा है कि उसे मेरे परेशानी, मेरे दुख, मेरी मुसीबत का जो है वो बड़ा जो है वो उसको परेशानी है या वो बड़ा वो फील कर रहा है मेरे दुख को। असल में वो उसके जो ख्यालात, जो उसके इमोशंस होते हैं वो जस्ट शैलो होते हैं। अच्छा जी, चौथा क्राइटेरिया आ जाता है कंसिस्टेंटली यूजेज फिजिकल अपीयरेंस टू ड्रॉ अटेंशन टू सेल्फ। इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। लाइक फ़िज़िकल कपड़े ऐसे पहनेंगे कि लोग जो है वो देखने पे मजबूर हो जाए। अजीबोगरीब किस्म के कपड़े पहनेंगे, जिस तरह ख़वातीन बहुत शॉर्ट से कपड़े पहन लेती हैं अटेंशन सीकिंग करने के लिए, या नेट के बने हुए कपड़े पहन लेती हैं जिनमें से जिस्म नज़र आ रहा होता है कि लोग इनकी तरफ देखें। अगर नेकलेस भी पहनेंगी तो नेकलेस को छेड़ती रहेंगी, मतलब हर वक्त उसको कभी इधर घुमा रही हैं, कभी इधर घुमा रही हैं। अगर गोल्ड की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं वो चूड़ियों को घुमाई जा रही हैं कि लोगों का ध्यान उनकी जो है वो बैंगल्स की तरफ हो, उनकी गोल्ड जो चूड़ियाँ या कड़े पहने हुए हैं उसकी तरफ हो। अगर कोई घड़ी पहनी हुई है अच्छी महंगी वाली तो वो घड़ी को घुमाए जाएंगे, इनका इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा। फिज़िकल जो इनका जो है अपीयरेंस है घड़ी के हवाले से वो बड़ी इनअप्रोप्रिएट होगी कि हर वक्त उसको घुमाई जाएंगे कि लोगों का ध्यान उस पर हो। बाज़ औक़ात अगर लोग अच्छा मोबाइल ले लेते हैं तो वो मोबाइल को कभी इधर करते रहते हैं, कभी उधर घुमाते रहते हैं, ताकि उनका जो लोगों का ध्यान है वो मोबाइल की तरफ जाए और वो फोकस ऑफ अटेंशन हो, यानी उनको अटेंशन मिले। तो इस तरह की इनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है ये बड़ी इस तरह की करते हैं कि लोगों का ना चाहते हुए भी लोगों का ध्यान जो है वो उनकी तरफ हो, और अगर लोगों का ध्यान उनकी तरफ नहीं होता तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बड़ा परेशानी बड़ी फील करते हैं। उसके बाद आ जाता है स्पीच स्टाइल।
हैज़ अ स्टाइल ऑफ स्पीच दैट इज़ एक्सेसिवली इम्प्रेशनिस्टिक एंड लैकिंग इन डिटेल। ठीक है, बात करने का उनका तरीका इतना स्टाइलिश होता है कि ना चाहते हुए भी लोगों का ध्यान जो है वो उनकी तरफ चला जाता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि मैंने जब आप किसी एक, मैं बस सर्विस का नाम नहीं लूँगा, मैं अक्सर उसमें सफ़र करता रहता हूँ, तो मैं वो इस तरह करके वो उनका इम्प्रेशन होता है जिस तरह वो कह रही होती हैं कि जी वी वेलकम ऑन योर बोर्ड एंड मतलब इस तरह का इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल होता है कि बंदे का दिल करता है इस तरह एक दफ़ा इस खातून को देखे तो सही कि ये कौन है। ठीक है, मतलब वो हालांकि वो बड़े सीधे साधे अंदाज में भी हम बोल सकते हैं, सीधे कुरानी आयत है वो बड़ी सीधे से पढ़ी जा सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस तरह करके अल्लाह माफ़ करे घुमा फिर आके कर रहे होते हैं कि बंदे का दिल करता है इस तरफ देखे से भी इसका स्टाइल क्या है पढ़ने का। तो वो जस्ट जो इनका स्टाइल होता है, जो एक स्टाइलिश स्टाइल होता है, वो आपका ध्यान उस पर ऑटोमेटिकली चला जाता है। वो इस तरह का स्टाइलिश स्पीच स्टाइल अख्तियार करते हैं कि बंदे का ऑटोमेटिकली ध्यान चला जाता है। बेशक आपका ध्यान पॉजिटिव वे में जाए या नेगेटिव वे में जाए। पॉजिटिव और नेगेटिव वे से मुराद ये है कि आप वैसे इम्प्रेस होकर देखें या आप ऑकवर्ड आपको फील हो रहा हो आप तब देखें। अच्छा जी, आगे आ जाता है जो छठा है, शो सेल्फ ड्रामाटाइजेशन theatrically and exaggerated expression of emotion। हाँ जी, इमोशंस में सेल्फ ड्रामाटाइजेशन होगी, जज्बात जो होंगे इनके एग्जैजरेटेड होंगे, अपने जज्बात को ऐसा ड्रामाटाइज करेंगे कि लोगों का ध्यान पड़े। मसलन फॉर एग्जांपल मुझे अब उस इंडिया की अदाकारा का जो है एक नाम भूल गया है कि उन्होंने कहा कि जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा तो मैं सबके सामने जो पूरी एक क्राउड होगा मैं उन सब के सामने जो है वो अपने कपड़े उतार दूँगी। ये मतलब वो एक ड्रामाटाइजेशन इन देयर एक्सप्रेशन इन देयर इमोशन, कि इमोशंस में ऐसा ड्रामाटाइजेशन लेके आते हैं, एग्जैजरेशन लेके आते हैं अपने इंप्रेशंस में कि वो लग रहा होता है मतलब वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो ऐसा ड्रामाटाइज करते हैं अपने इमोशन को कि मुझे तो जी बड़ी खुशी हुई है मुझे इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की। हालांकि जब पाकिस्तान में भी कोई मैच जीतता है तो हम भी बड़ा वो हल्ला गुल्ला करते हैं, हम भी बड़ा डांस और बड़ा जो है वो भंगड़े डालते हैं, बट हमने कभी ये नहीं कहा कि हम गली में कपड़े उतार के खड़े हो जाएंगे। इट्स एन ऑकवर्ड बिहेवियर, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर फॉर आवर सोसाइटी। ऐसा अगर कोई करेगा तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाएगा, सारे लोग उसकी तरफ देखेंगे कि ये क्या बदतमीज़ी है, बेवकूफ़ी है। तो ये जस्ट जो है वो एक ड्रामाटाइजेशन है, एक एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस है, जो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि दूसरों को अपनी तरफ तवज्जो दूसरों की जो है वो करवाने के लिए। उसके बाद आ जाता है जनाब सातवां, इज़ सजेस्टेबल ईजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स और सर्कमस्टांसेस। वो जो कान के कच्चे होते हैं, वो जो हर बंदे की बातों पे बिलीव कर लेते हैं, इस तरह के लोग, कोई भी उनको समझाता है, कोई भी अगर उनको कोई बात कहे कि फ़लाँ ने ऐसे किया तो वो फ़ौरन से उस पर बिलीव कर लेंगे, फ़लाँ ने ऐसे किया तो वो फ़ौरन यानी कि ईज़िली दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग। अच्छा जी, उसके बाद आखिरी जो है क्राइटेरिया, कंसीडर्स रिलेशनशिप टू बी मोर इंटीमेट दैन दे एक्चुअली आर। यानी कि ये लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को ऐसे बयान करेंगे कि जी वो तो मेरा बहुत अच्छा, मेरा गूढ़ा फ्रेंड है, मेरा जो है वो बड़ा फास्ट फ्रेंड है, मैं हम इकट्ठे बैठते हैं, बहुत टाइम हम इकट्ठे साथ गुजारते हैं। हालांकि असल में उनके जो रिलेशनशिप होते हैं वो इस तरह के नहीं होते। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपके इलाके का एमपी है तो आप जाके कहते हैं कि मेरे तो उसके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो अक्सर मेरे बगैर तो वो कहीं जाता नहीं है, और जब मैं नहीं जाऊँ तो वो मुझे फ़ील करता है, वो मुझे कॉल करता है, वो मुझे बुलाता है, मुझे सबसे ज़्यादा टाइम देता है, मेरी बात सुनता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, इन एक्चुअल जो होता है वो ऐसा नहीं होता। जितने आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप उसके साथ बता रहे होते हैं उतने बिल्कुल भी नहीं होते, उसको आपकी इतनी केयर नहीं होती, उसका आपके साथ इतना ताल्लुक़ नहीं होता जितना आप बता रहे होते हैं। तो ये 8 क्राइटेरिया हैं जनाब। इन 8 क्राइटेरियाज़ में से 5 क्राइटेरियाज़ का जो है वो होना ज़रूरी है। अगर ये 5 क्राइटेरियाज़ जो है ये जिस पेशेंट को आप जो है वो जज कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, अगर इन 8 में से 5 क्राइटेरिया जो उस पर पूरा उतर आते हैं तो यू कैन डायग्नोज दैट पर्टिकुलर पर्सन विद हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उसके अलावा ये जो क्राइटेरियाज़ हैं बेसिकली, ये जो सिम्टम्स हैं जो मैंने 8 अभी बताई हैं, ये हो सकता है कि ये उसके एडोलेसेंस से चली आ रही हों, लेकिन आप एडोलेसेंस में उसको हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोस करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि पेशेंट कम अज़ कम 18 साल का हो, 18 या 18 से ज़्यादा का हो, तब जो है वो आप उसको
पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस करेंगे। अब इसकी जो ट्रीटमेंट की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी जो है वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसके अलावा मेडिकेशंस की ज़रूरत भी पड़े तो आप एंटी साइकोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट्स, SSRIs जो है वो SNRIs इसको दे सकते हैं। इसके साथ साथ इस तरह का जो डिसऑर्डर, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जब हम क्लस्टर बी की बात करते हैं तो क्लस्टर बी में जितने डिसऑर्डर हैं, जिस तरह एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिस तरह नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिस तरह बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो ये डिसऑर्डर्स इनकी भी कुछ ना कुछ जो खसूसियात इक्का दुक्का जो है वो इनमें, क्योंकि एक ही क्लस्टर में, तो इसीलिए एक ही क्लस्टर में रखा जाता है ताकि इनकी कुछ खसूसियात जो है वो सेम होती हैं। तो इनकी खसूसियात, इन दूसरे डिसऑर्डर्स की भी कुछ ना कुछ खसूसियात पाई जाएंगी, लेकिन मेजर जो खसूसियत होगी वो टेंशन सीकिंग बिहेवियर होगा। उसके अलावा सोमेटोफॉर्म या सोमेटाइजेशन या इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर की भी कुछ टाइप्स जो हैं वो इसमें, ये एक ही नाम है, सोमेटोफॉर्म, सोमेटाइजेशन और इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, ये एक ही डिसऑर्डर के मुख्तलिफ नाम हैं जो चेंज होते रहते हैं, तो ये मिलते जुलते हैं आपस में। तो उसमें क्या है कि उसकी भी कुछ ना कुछ खसूसियात जो है वो हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पाई जाती हैं। तो दैट वाज हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हो जो है वो आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जो है वो आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए फ्रूटफुल रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हम आपको हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो कमिंग मिलती रहें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल और ऐसी वीडियोस लेके आते रहें जो आपके नॉलेज में डेफिनेटली इजाफ़ा करेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।